अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इंतखाबात अब तो बहुत ही नज़दीक हैं और इसी तरह हम देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम बड़ी ज़ोर व शोर से जारी हैं। आज भी बड़े बड़े जलसे हुए, फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बड़ा जलसा हुआ और इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब देख लें, अलीम खान साहब देख लें और दीगर जमातें, चाहे उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, जमात इस्लामी हो, यानी सिराजुल हक साहब का भी आपने देखा, मौलाना फजलुर रहमान हो, अब सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, फुल इलेक्शनरिंग मोड में चले गए हैं। इसी सारी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम में जो सज़ाएँ सामने आई तहरीक इंसाफ के बानी और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, वो फोकस ज़रूर था, लेकिन फिर उससे सबकी नज़रें जब हट गईं जब बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने के बजाय उनको बनी गाला मुंतकिल किया गया और बताया गया कि उनका घर बनी गाला सब जेल करार दिया गया है। इस हवाले से बड़ी इस वक्त एक मुअम्मा बना हुआ है कि आखिर ये किसके कहने पर किया गया है, क्या इसकी बाकायदा इजाज़त ली गई थी? लेकिन बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी दोनों ने इसको डिनाई किया है कि किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन उन्होंने नहीं दी थी, बल्कि बानी तहरीक इंसाफ का तो ये कहना है कि जब उन्होंने बुशरा बीबी के लिए कंबल भेजने को कहा तो उन्हें पता चला कि उन्हें बनी गाला जो है वो भेज दिया गया है, जिसे सब जेल करार दिया गया है। वफाकी वजीर दाखिला हो यानी निगरान सेटअप के या निगरान हुकूमत, वो भी लाताल्लुकी का इजहार करती है, यानी इस फैसले में उनकी भी कोई मंशा या कोई जिसे कहते हैं पूछगछ किसी किस्म की उनसे नहीं की गई थी। फिर आखिर किसने बनी गाला सब जेल बनाने का फैसला किया, ये एक मुअम्मा है और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि क्या कोई डील है या फिर एक मनफी प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जा रहा है, ये इसीलिए उनको मुंतकिल किया गया। जिसकी बात करते हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी रऊफ हसन साहब हमारे साथ है, तर्जुमान तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो ज़रा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर आते हैं। रऊफ साहब, ये बताइएगा कि 5 फरवरी को जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने की बाकायदा अनाउंसमेंट हुई, आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, उसको मौखर करने का बताया बैरिस्टर गौहर ने कि बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि फिर जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाबात के बजाय इसमें लग जाएंगे। लेकिन क्या ये तय किया गया है कि कब अब ये कराने हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस? थैंक यू नादिया, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया। देखिए, हमने जनरल बॉडी की मीटिंग कन्वीन की थी 31 जनवरी को, और उसके लिए हमने 5 वेन्यूज जो है वहाँ वो जनरल बॉडी मीटिंग हो रही थी और फिर उसको हमने लिंक करना था इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि जनरल बॉडी जो है वो कन्वीन होती और जनरल बॉडी फैसले करती। 2 बजे की कॉल थी, लेकिन 2 बजने से पहले कोई 11:30 पौने 12 बजे मैं दफ्तर में मौजूद था, यहाँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, जहाँ पुलिस की गाड़ियां जो है वो आई और उन्होंने हमारे दफ्तर को घेरे में लिया। अब अपने दफ्तर तक आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और उस वक्त कुछ लोग जो आना चाहते थे उनका रास्ता उन्होंने कहा जी कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, हम ये दफ्तर बंद कर रहे हैं। और वो दफ्तर जो है वो उन्होंने बंद किया और हम वहाँ से 12 बजे के करीब निकले हैं, बिकॉज अब वहाँ जो जनरल बॉडी की मीटिंग कन्वीन करना वो पॉसिबल नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा है, कि वो तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। तो फिर हम लोगों ने एक ऑल्टरनेट जगह का इंतजाम किया और यही हालत उन्होंने बलूचिस्तान में भी की, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, पेशावर में भी उन्होंने डिस्टर्ब किया और कराची में भी डिस्ट्रप्शन की इतलात जो है वो हमें आई। सही। तो हम लोग फिर वो वर्चुअल हमने मीटिंग की और वर्चुअल मीटिंग करने के बाद उसमें जो करारदाद थी जो उन्होंने पास की वो मैंने पोस्ट कर दी थी और उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बारे में भी करारदाद थी और उसकी तारीख का फैसला जो था वो उन्होंने हम पे छोड़ दिया था। ये कहा था कि मस्ट बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट प्रैक्टिकेबल एंड कन्वीनियंट टाइम। सो हमने फिर कहा को जल्दी कर लेते हैं, इसलिए हमने 5 की तारीख जो थी वो मैंने एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फेडरल इलेक्शन कमिश्नर, मैंने पोस्ट कर दी थी। लेकिन पार्टी जो है उसके बाद इसके बारे में डिस्कशन जब हुई तो हमें पता चला, हमें इंफॉर्मेशन भी मिली कि जी वो इलेक्शन के दिन भी हमारी तमाम मीटिंग्स को जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए फैसले हो चुके हुए हैं। और जो कहाँ फैसले हो चुके हैं? कहाँ फैसले हो चुके हैं? क्या अकबर एस बाबर कर रहे हैं? जो लोग इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, जिन्होंने 31 जनवरी को हमारे साथ ये किया, वही लोग, उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कोई खलाई मखलूक की बात नहीं मैं कर रहा। सो वो फिर हमने इस सिचुएशन को सामने रख के और बानी चेयरमैन की जो इनपुट थी कि
8 तारीख को चूंकि मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, तो इसलिए हम अपने वर्कर्स जो हैं उनकी अटेंशन को डिवाइड ना करें। हमने डिसाइड किया कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 के बाद होंगे, ये 8 के फौरन बाद करा दिया जाएंगे, और ये मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन में अपना जो रिवाइज्ड शेड्यूल है वो भी मैं पोस्ट कर। अच्छा, अब 8 के फौरन बाद आप कराएंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि जाहिर है अगर 5 को भी आप करा लेते रऊफ साहब तो भी इंतखाबी निशान तो जा चुका था, 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तो नहीं मुमकिन था कि बल्ला वापस मिल जाता। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं, जो तहरीक इंसाफ ने फील्ड किए हैं इस वक्त, उनको किसी तरह से पार्टी इन पार्लियामेंट नजर आए, इसलिए किया गया था? देखिए, हमने ये इंतखाबात तो कराने हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक भी हमने ये इंतखाबात कराने हैं, हमारा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि हमने इंतखाबात कराने हैं। सो इंतखाबात तो हमने कराने थे, वो मुख्तलिफ वजूह जो मैंने बयान कर दी हैं वो भी हैं। हाँ, उसके साथ साथ ये भी उम्मीद की जा रहेगी, बहुत कम उम्मीद की जा रही थी कि हमें इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारा निशान जो है वो वापस अलॉट करेगा। वो अभी मैं किसी पार्टी के बंदे से बात कर रहा था कि तो उसने कहा, यार कि जिसने आपसे इंतखाब छीना है, निशान छीना है, वो आपको वापस करने के लिए तो उसने नहीं छीना। तो ये पार्टी की जो डोमिनेंट राय थी वो यही थी कि हमें इंतखाबी निशान मिलेगा नहीं, लेकिन हम चाहते थे और अब भी चाहते हैं कि हम एक जो टेक्निकलिटी है वो पूरी कर दें। हम अपने इंतखाब करा के उसके रिजल्ट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन में दाखिल कर दें, क्योंकि हम इन झूठों को एक दफा फिर झूठा साबित करना चाहते हैं। तो आप अकबर एस बाबर को पार्टिसिपेट करने देंगे? क्योंकि लास्ट टाइम वो करना चाहते थे, वहीं से सारा मसला शुरू हुआ था। जी, अकबर एस बाबर पीटीआई के रुकन नहीं है। हमारे तमाम जो अराकीन हैं उनका नाम जो है उनके पर्टिकुलर्स के साथ राब्ता की जो ऐप है उसके ऊपर मौजूद है। मैंने रात को एक प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि अकबर बाबर साहब तशरीफ लाएं और वो आके मुझे राब्ता के ऊपर अपनी मेंबरशिप जो है उसका नंबर बताएं, मैं खुद जाती तौर के ऊपर उनको नॉमिनेशन फॉर्म्स दूंगा। अब वहां से बात आगे बढ़ गई है, मेरा ख्याल नादिया भी आपको पता नहीं चला, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल की है, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किसी और तरफ चल गए। अब जब उनको अपनी कम मायगी का एहसास हुआ है तो वो कशकोल लेके फिर पीटीआई के दर के ऊपर हाजिर हो गए। मैं अभी अपनी स्टेटमेंट मैंने रिलीज की है, आप उसको भी देख लीजिएगा कि हमारा क्या रिस्पांस है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। देखें, अकबर साहब तो ये कहते हैं कि जो भटक गए हैं लोग उनको वापस इस धारे के अंदर लेकर आएंगे। आपने भी सुनी होगी उनकी। कौन से लोग हैं जो लेके आएंगे? वो कौन से लोग हैं? क्या वो पीटीआई के मेंबरान हैं? मैं बैठा हूं ना यहाँ, आए लेके अपनी मेंबरशिप लेके आए और मुझसे नॉमिनेशन फॉर्म्स लेके जाएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हमने करवाने हैं। अभी आप 8 के बाद करेंगे, लेकिन उनके लिए प्री कंडीशन है कि आप पीटीआई के मेंबर हो, क्योंकि ये इंटरनल पार्टी मैटर है। ओके, ऑल राइट। अब ये देखिए, ये मसाइल तो खैर अपनी जगह रहेंगे। बहरहाल यू हैव टू हैंडल दिस, एंड अकबर एस बाबर जो कि प्रूफ देते रहते हैं कि वो बानी चेयरमैन है, ये मामलात इतने आसान नहीं। अब मुझे ये बताइए कि ज़रा इस मामले पे आ जाते हैं कि एक तरफ आपने जिक्र किया कि किस तरह से आपके मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो ऑफिसेज हैं उनके रास्तों को सील करने का कहा गया या रुकावटें डाली गई और इसलिए ये फैसला अपनी जगह किया गया, और दूसरी तरफ बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई जाती है और इतना बड़ा रिलीफ दिया जाता है कि रेजिडेंट्स को सब जेल करार दे दिया जाए। तो यकीनन किस किस्म की डील ऑफर की गई है, कुछ वजाहत देंगे या मांगी गई? पीटीआई डील करने वाली या डील डिमांड करने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इमरान खान साहब डील देने वाले या डील सीख करने वाले लीडर नहीं। 6 महीने से जेल में बैठे हुए हैं, नहायत नामसाइद हालात में। ये नहीं कहूंगा कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं था या उनको कुछ ऑफर नहीं किया गया, लेकिन उनकी एक कंसिस्टेंट पोजीशन ये रही है कि मुझे कोई किसी किस्म की कन्वीनियंस की जरूरत नहीं है, मैं इंसाफ के तकाजों के मुताबिक अपना केस लड़ूंगा, उसमें जितना मर्जी वक्त लगे वो लड़ूंगा। तो और इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखिए कि ये पहले लीडर हैं हमारे, जो पहले जो कागजी लीडर थे, वो जब जेल में जाते थे और गए हैं वो, तो 2-4 दिन के बाद हाथ उनके जुड़े होते थे, माफीनामा जो था उनकी तरफ से मिल जाता था। तो रऊफ साहब, किस किस्म का प्रेशर और डील ऑफर की गई? जो आपने कहा ना, प्रेशर भी था और डील का भी कहा जा रहा था, तो फिर वो किस किस्म की थी?
आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू दैट नादिया बीबी। वो होता है जो आपको पता है, सब कुछ पता है आपको, मुझसे भी ज्यादा पता होगा कि क्या होता है। बहुत सी इंसेंटिव्स मिलते हैं, बहुत सी ऑफर्स की जाती हैं, वो उससे गुजर रहे हैं, लेकिन डील कोई नहीं करेंगे हम, ना हम सीख करेंगे ना हम करेंगे। तो और ये भी जो बुशरा बीबी का भी अब जिक्र कर रहे हैं, जी। किसी किस्म की डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो डील और का ये सवाल जो है, जी ये सवाल जो है ज्यादा मुनासिब होगा कि आप उन लोगों से पूछे जो कि हर बंदा डिनाई कर रहा है इस वक्त। उनसे पूछे ना कि ये किसने किया है, किसने फैसला किया और क्यों किया है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर है इसके इस सवाल के जवाब जो मुअम्मा बन गया वो तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये अचंभे की बात नहीं थी कि एक तरफ ये शिकायत कि हमें दीवार से लगाया जा रहा हो और दूसरी तरफ घर भेज दिया जाए? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस वक्त खान साहब ने ये कंबल का जिसका आपने जिक्र किया है, तो खान साहब ने उनको कहा कि जी कंबल भेजें उनके, वो भेज रहे थे कंबल, तो उनको उस वक्त बताया गया कि जी उनको तो घर भेज दिया गया, वो घर चले गए हैं। सो ये मेरा ख्याल है सवाल बनता ही हमसे नहीं है। हम ये कह रहे हैं, मेरी पोजीशन ये है, हमारी पार्टी की पोजीशन ये है कि ना हमने डील कोई सीख की है, ना हमें इस किस्से में डील की ऑफर आई थी, ना हमने मांगी थी। अच्छा, तो इसलिए सवाल बनता है उन लोगों से जो कि इस वक्त इस सारी चीज को डिनाई कर रहे हैं, वहां जो बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हुकूमत में, उनसे ये सवाल करें तो ज्यादा मुनासिब। अच्छा, रऊफ साहब ये भी बताएगा कि बुशरा बीबी ने खुद भी ये कहा है कि उनसे एस्टैब्लिशमेंट ने, जाहिर है अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर कोई राब्ता नहीं हुआ। शी हैज सेड इट ऑन रिकॉर्ड, यही सब कुछ रिपोर्ट भी हुआ है। आपके सवाल के जवाब में मैंने भी शुरू में अर्ज किया था कि जी इन 6 महीनों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सी इंसेंटिव्स मिलती हैं, बहुत सारी ऑफर्स होती हैं। मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन, जो पार्टी की पोजीशन है, और मैंने अपने लीडर की पोजीशन जो है वो आपको स्टेट करके बताइए कि हमारी क्या पोजीशन। ओके, रऊफ साहब मुझे ये बताइए कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हवाले से खदशात तो अपनी जगह मौजूद हैं, इसलिए क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं बड़ी तादाद में, या जितने भी नंबर्स के अंदर वो जीतते हैं 8 फरवरी को, तो पार्टी डिसिप्लिन में वो कैसे रह सकते हैं? अगर वो किसी और के साथ मिल जाएं, जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं कि उम्मीदवार उनके साथ मिलकर एक हुकूमत बना ले, तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में तो नहीं आएगा ना? देखिए, हम ऐसा सवाल करते हैं, बिल्कुल आपने सवाल किया, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट चीज़ वो ये है कि क्यों इससे सवाल उस वक्त बनते हैं जबकि आप यहाँ ज़मीरों की मंडियाँ लगानी शुरू करते हैं, और बदकिस्मती से ऐसी मंडियाँ पास में लगती रही हैं। आपको याद है जब मंडी लगी थी सिंध हाउस में, जब जरदारी साहब बैठे थे, मसनते उसी जो आपने वहाँ बनाई थी उनके लिए, और उन्होंने लोगों के ज़मीर खरीदे थे। ये होता रहा है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम तो इस किस्म के कल्चर को खत्म करने के लिए आए हुए हैं, और ये हम इंशाल्लाह ताला खत्म करेंगे। ये जो लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इंडिपेंडेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ये बड़े डिफरेंट किस्म के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि पोजीशंस लेने के लिए नहीं, बल्कि खान साहब की विजन के साथ जो है इनका ताल्लुक है, और उससे ये कमिटेड है। ये बड़े डिफरेंट किस्म के लोग हैं, ये इलेक्टेबल्स नहीं है। इसलिए जमीर खरीदने की मंडियां तो जरूर लगेंगी, मेरे उस बारे में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में भी कोई शक नहीं है कि ये लोग जो हैं ये बिकाऊ माल नहीं होंगे, ये नहीं बिकेंगे, और ये खान साहब की आइडियोलॉजी के साथ अपनी कमिटमेंट जो है उसको ना सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि उसको और शदीद करें। तो सेनेटर फिदा और सेनेटर अब्रो क्या आइडियोलॉजी के साथ नहीं खड़े थे जो वो इस इंतखाबात के अंदर वो चले गए? उन्होंने अपनी जो चले गए हैं उनकी कमिटमेंट में बहुत सी कमजोरियां थी, वो चले गए हैं, उनको हमने शो कॉज कर दिया है, वो अनकरीब पार्टी से निकाल दिए जाए। ओके, अच्छा, तो अब मुझे तो, लेकिन इसीलिए तो सब कहते हैं कि जब सेनेटर लेवल पे थे, इतने दिन से वो डिफेंड कर रहे थे, जब वो अचानक चले गए तो आप बाकियों के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग तकिया कर सकते हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अब ज्यादातर जो टिकट्स आपने दिए वो बिल्कुल नए चेहरे हैं, ज्यादातर तो लॉयर्स हैं। देखिए, ये कहने को बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जो टिकट्स दिए गए हैं वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। अगर 2 4 6 गलतियां हुई हैं तो इंसान गलती का पुतला है, कोई इनफेलेबल नहीं है, और उन 2 4 गलतियों की बेसिस के ऊपर आप एक पूरा जो एक नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सकते कि जी टिकट्स गलत लोगों को दिए गए। मेरी अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग है कि टिकट्स में हम लोग ने अपने आइडियोलॉग्स को दिया है, वो लोग जो कि आइडियोलॉजिकली पार्टी के साथ कमिटेड है। बहुत ज्यादा टिकट, बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ टिकट्स जो है वो ऐसे लोगों को दी गई है, और जैसा मैंने पहले अर्ज किया है कि ये लोग जो हैं ये बिकाऊ माल नहीं बनेंगे। ये जरदारी के जो मंडी लगेगी या फिर नवाज शरीफ साहब की मंडी लगेंगी, डेफिनेटली लगेंगी, जरूर लगेंगी, लेकिन ये उस मंडी में बिकाऊ माल के तौर पे ऊपर नहीं देखे जाएंगे। इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार जो जाहिर है जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं, उनको किसी किस्म का कोई प्रेशर फेस करना पड़ रहा हो, या इस वक्त वो बिल्कुल आराम से
इलेक्शन के इस मैदान में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए जी, आपने जब शुरू में इब्तदाइया में कह रही थी तो आपने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जलसे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले जलसे कर रहे हैं, बाकी भी आपने नाम लिया और लोगों का कि वो जलसे कर रहे हैं, तो एक आप सेंटेंस भूल गई थी कि तहरीक ये सब इंसाफ के तो जलसे जलसे नहीं कर हो रहे हैं, रहे हैं। लेकिन पीटीआई को जलसे करने की इजाजत नहीं है। पीटीआई को अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है वो करने की इजाजत नहीं है। जो करता है उसका घर तोड़ा जाता है, जो करता है उसको उठा लिया जाता है, जो करता है उसकी फैमिली को थ्रेट्स मिलते हैं, जो ये सब कुछ होता है। इससे और भी बहुत कुछ होता है ज्यादा। ओके। तो बीबी वो पूरा जरा नैरेटिव है, तो आप आपका सवाल का जवाब भी मेरे ख्याल है मैंने दे दिया। अच्छा, सही। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि जो लोग जिन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया था रऊफ साहब, अब हम देख रहे हैं कि वो दोबारा नजर आ रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या वो अभी भी पार्टी उनको ओन करती है? आई एम टॉकिंग अबाउट उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, इसी तरह से मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर। देखिए, हमने पार्टी ने एक फैसला किया था कि ये जब तमाम लोग जो पार्टी को छोड़ के गए हैं, इनको इन इलेक्शंस के में टिकट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके। उस्मान डार की एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उस्मान डार को जब पकड़ के दिया गया है तो उनकी वालदा निकल आई थी मैदान में और उन्होंने कहा था कि आप मेरा दूसरा बेटा भी उठा के ले जाएंगे, सब उठा के ले जाएंगे, मैं फिर भी इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। तो उस फैमिली की कमिटमेंट विद द पार्टी वाज नेवर इन डाउट। कंसिक्वेंटली हमने उनकी वालदा साहिबा को टिकट दिया है। लेकिन बाकी तमाम लोग जो हैं उनके बारे में जो असूली फैसला हुआ था कि इनमें से किसी को भी इस इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इलेक्शन जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये तमाम जो है केसेस जो हैं इनको हम ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करेंगे और उस वक्त पार्टी जो है वो कोई पॉलिसी डिजाइन करेगी कि इनके साथ कैसे डील करना। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब अभी इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे नैयर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। वेलकम बैक। इन फोकस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, ये जो पे दर पे वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, जिसमें अगर मैं जिक्र करूं सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऑफिस का, तो लाहौर में एक हमला हुआ, फिर खुजदार में हुआ, इसी तरह दीगर जमातों के जो ऑफिसेज हैं या बलूचिस्तान में जिस तरह से हमले हुए हैं, आप क्या देखते हैं कि क्या इससे इंतखाबी मुहिम और इंतखाबात पर असरात मुरतब होंगे? शुक्रिया। गुजारिश है कि जो ऐसी फोर्सेस हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं पाकिस्तान में, उनकी तो कोशिश है कि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी आए। लेकिन हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारी आर्म फोर्सेस में वो सलाहियत है और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में वो सलाहियत है कि इस किस्म के वाक़यात पे काबू पा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार जो है वो आने वाले इंतखाबात पे जो 8 फरवरी को हैं। बरसूरत इंतखाबात होंगे इंशाल्लाह। कौम भी इस पे मुत्तफ़िक भी है, मुत्तहिद भी है और कौम की तवक्कुआत भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इस किस्म के एलिमेंट्स हैं जो रियासत दुश्मनी पे तुले हुए हैं, उनका जवाब देना हमें मुकम्मल तौर पे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से देना चाहिए और भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि हमारे इंतखाबात हो जाएं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब ये तो तय है और होने चाहिए बुखारी साहब। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात के ऊपर इतराज़ किया था जिस वक्त जो केयर टेकर सेटअप है, जब इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ौज के हवाले से कहा कि उनके दस्ते आएंगे। आप लोगों के 2 मुतालबे थे कि एक तो ये कि प्रेसिडेंट ऑफ द पोलिंग स्टेशन यहाँ पर नहीं तैनाती होनी चाहिए फ़ौजी दस्तों की, और दूसरा आरओज़ और डीआरओज़ के मातहत होने चाहिए जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं। क्या वो मुतालबे मान लिए गए हैं? ऑल्सो कीपिंग इन सिचुएशन नाउ कि बहुत सारी हसासियत अब एग्जिस्ट करती है इस इंतखाबी मुहिम में, आपने देख ही लिया है जिस किस्म के अटैक्स हुए हैं। सो फार तो यही है कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो सिक्योरिटी इश्यूज़ पे इन्वॉल्व होंगे। ईसीपी की हदायत भी है और पॉलिटिकल फोर्सेस का यह मुतालबा भी है, और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा और वो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, कोई इस किस्म के इंसिडेंट होता है तो उसको
इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना तो सिविलियंस का काम नहीं है, तो वो तो आर्म फोर्सेस के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रिस्पॉन्स करेगी। और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं बिल्कुल वो डायरेक्शन भी देंगे और वो कॉम्पिटेंस भी है उनकी अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर दी लॉ, इलेक्शन एक्ट के नीचे भी उनकी जिम्मेदारी हैं। आपको पता है जो मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दी गई हैं। लेकिन पोलिंग स्टेशंस के अंदर और पोलिंग मतलब इन द प्रेसिंक्ट ऑफ द पोलिंग स्टेशन इज व्हाट आपका इतराज है कि वहां पर कम से कम फौजी दस्ते नहीं होने चाहिए? देखिए जी, पोलिंग स्टेशन के अंदर तो इलेक्शन कंडक्ट करवाना तो फौज का काम नहीं है ना। इलेक्शन कंडक्ट करवाना तो वो तो इलेक्शन कमीशन के अमले का है या जो जिन अमले को अपॉइंट किया हुआ है। बाकी आर्म फोर्सेस बिल्कुल अगर पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कोई इस किस्म के इंसिडेंट हो जाता है उसको कंट्रोल करने की, तो उसमें तो वो करेंगे। और वो अंडर आर्टिकल 245 उन्होंने मांगी हुई है उनसे मदद, तो वो आइनी तौर पे जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी फराहम करें। सही। अच्छा बुखारी साहब, ज़रा सियासी तौर पर अब आते हैं। 2018 के जो इलेक्शंस हुए उसमें आप लोगों की भी ये ग्रीवेंस थी, एतराज़ात आप लोग भी बार बार उठा रहे थे कि द स्टेज हैज़ बिन सेट। क्या 2018 और 2024 में कोई फ़र्क आपको अब नज़र आ रहा है, वाज़े फ़र्क? अगर फ़र्क नहीं होगा, अगर उस 2018 को रिपीट किया गया तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी, इलेक्शन के नताइज पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि ईसीपी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा और ईसीपी जो डायरेक्शंस देगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ईसीपी के मातहत हैं, वो उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। और हम समझते हैं कि हमारी कौम का मुस्तकबिल वाबस्ता है 8 फरवरी के इंतखाबात से, और हर वो जो मुहब्ब वतन आदमी है वो इंश्योर करेगा कि इंतखाबात पे कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। सही। बुखारी साहब, एक तो देखिए ज़ाहिर है पोलिंग डे रिज़ल्ट और इसके बाद ही ज़्यादा तमाम तर बातें शुरू होती है, लेकिन पाकिस्तान में एक जिसको हम प्री पोल रिगिंग कह लें या पॉलिटिकल मैनेजमेंट कह लें, वो 2018 के इंतखाबात से कबल नज़र आई, 24 से कबल आपको नज़र आ रही है? देखिए, इसमें आगाज़ में तो था जो हमने इतराज़ भी किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और हमारा मौका था कि केयर टेकर जो है अपने आप को कन्फाइन करें उस रोल तक या उस किरदार तक जो उनको आइन तफवीज़ करता है या जो कानून उनको सुपुर्द करता है, उससे बयान उनको काम नहीं करना चाहिए। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो इसलिए हम मुतालबा करते थे कि इंतखाबात के नताइज पे कोई क्वेश्चन मार्क ना आए। सही सही। बुखारी साहब, अब एक फ़ैसला ज़ाहिर है केयर टेकर सेटअप के हवाले से उनको ज़रा थोड़े से ज़्यादा राइट्स इस वक्त दिए गए या उनके इख्तियारात थोड़े दिए गए, और वो इस हवाले से थे कि जो हमारे माशी मामलात हैं। अब आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि PIA की निजकारी 58% जो है वो कर दी गई है, मतलब लाइक तमाम तर काम कर दिया गया है, 2% बाकी है, जो कहते हैं अगली हुकूमत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो आके ये कर देगी। तो अगर पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आती है तो क्या वो भी PIA की निजकारी कर देगी? मेरे क़यादत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है इस पर पहले। मेरा ख़्याल है चेयरमैन बिलावल ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी कहा कि तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि जो उन्होंने PIA के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। सही। ज़्यादातर आप लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली हर वक्त के अपने तकाज़े होते हैं मुआशी मामलात के, और आज के जो तकाज़े हैं वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हैं। लेकिन बुखारी साहब, एक ज़माने में नेशनलाइजेशन थी तो पीपल्स पार्टी ने नेशनलाइजेशन की। लेकिन बुखारी साहब, यू ऑल नो कि दिस इज अ व्हाइट एलिफेंट। एक्सपर्ट्स हैं ये जो PIA के हवाले से, इस पे मैं समझता हूँ कि PIA के एम्प्लॉइज़ को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए जिनके स्टेक्स हैं। इकॉनमी हमारी इफ़ेक्ट होती है, इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल टीम्स हैं वो ऑन बोर्ड हों, और पॉलिटिकल फोर्सेस वो भी ये बैठ के फैसला करें कि PIA को कैसे हमने चलाना है। तो ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मैं कहूँगी मौक़िफ़ है, क्योंकि एक SIFC तश्कील दी गई। SIFC इन तमाम मामलात के अंदर आप देख रहे हैं कितनी वाज़े तौर पर आगे चल रही है।
पिछली दफ़े जब IMF से एग्रीमेंट हो रही थी तो उसमें भी ये कहा गया था कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनको आपने प्राइवेटाइज़ करना, ये तो उनकी खैर लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी। और इसी के बाद हमने देखा कि केयर टेकर ने बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम किया, यानी जो काम दहाइयों में नहीं हो सका वो उन्होंने चंद माह में करके दिखा दिया है। तो अब भी अगर हम इसको होल्ड करना चाहेंगे तो बुखारी साहब फिर ये जो नुकसान है जो कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2023 में तकरीबन 112 अरब रुपए का हो जाएगा, इसको फिर हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? ना सिर्फ PIA है, स्टील मिल है, IPPs हैं, ये तमाम वो इदारे हैं विच आर लॉस मेकिंग। मेरा ख्याल है केयर टेकर का जो काम था ना, डे टू डे अफेयर था, उसको उस तक अपने आप को कन्फाइन रखते। बाकी काम जो हैं वो मेरा ख्याल है आने वाली पार्लियामान के सपुर्द होने चाहिए, क्योंकि पार्लियामान अवाम का मुंतखब इदारा है और वही फ़ैसला करें, और वही फ़ैसला है जाए जो वो देरपा भी होगा, मौसर भी होगा और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी। ऐसी में लगता तो नहीं है कि मुंतखब हुकूमत को इतना ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं? वहाँ तो इख्तियारात आपको मालूम है कि उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने चाहिए, वी शुड नॉट पॉन्डर अपॉन द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। और इसलिए पार्लियामान जो है, आइन जो कहता है कि इस मुल्क में जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात जो है या स्टेट अथॉरिटी जो एक्सरसाइज की जाएगी वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही एक्सरसाइज करेंगे उस अथॉरिटी को। ओके बुखारी साहब, एक जमात है ज़ाहिर तहरीक इंसाफ, इंतखाबी निशान उसका ले लिया गया, फिर वो जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको सज़ा भी सुना दी गई है, और फिर बुशरा बीबी जो उनकी फ़र्स्ट लेडी थी ज़ाहिर है उनको भी सुना दी गई है। लेकिन ये जो अब मामलात एकदम बने कि उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया और उसे सब जेल करार दे दिया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सब कहते हैं कि ये एक डील के तहत ही हो सकता है। खैर, मेरे नॉलेज में बराह रास्त तो बात नहीं डील की, लेकिन ये फैसिलिटेशन तो है कि एक कन्विक्टेड को आप वहाँ रख रहे हैं, और ये इसका जवाब तो बाहर सूरत वफाकी हुकूमत दे सकती है या इस्लामाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो दे सकता है, उसको देना चाहिए। जहाँ तक उनका इंतखाबी निशान लेने की बात है, वो उनकी अपनी कोताहियाँ हैं, वो बतौर सियासी जमात अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते, वो ज़िम्मेदारियाँ जो आइन का तकाजा है और जो इलेक्शन एक्ट का तकाज़े हैं उनको पूरा करते। और अगर उन्होंने तो पूरा नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए उनके हक़ में फ़ैसला नहीं दिया। अगर वो इलेक्शन एक्ट के तकाज़े पूरे करते तो शायद सुप्रीम कोर्ट उनको बिल्कुल कहती कि इनको इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। वो कानून के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल नहीं रही। एलिजिबल इसलिए नहीं रही कि उसने जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी इलेक्शन एक्ट की वो पूरी नहीं की। ओके इंतखाबी निशान की एलिजिबल नहीं रही, बट बतौर सियासी जमात तो जाहिर है इट एग्जिस्ट, इट इज स्टिल देयर। ये इंतखाबी जमात एक दफ़ा लिस्ट हो गई है और उसको डिसबैंड करना तो वो तो रेफरेंस फाइल होता है ना। बिल्कुल। तो लेकिन इंतखाबी निशान का लिस्ट होना सफिशेंट नहीं है। इंतखाबी निशान के लिए ज़रूरी है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, वो हर फिस्कल ईयर के अकाउंट्स जो है सबमिट करवाएं, वो जो उनके रिसोर्सेज हैं उनके एक्सपेंडिचर्स हैं वो सबमिट कराएं। ये कानूनी तकाज़े हैं जो सेक्शन 201 ऑनवर्ड 216 तक है, वो तकाज़े उन्होंने पूरे नहीं किए, तो इसलिए वो इंटाइटल्ड नहीं थे, वो एलिजिबल नहीं थे इलेक्शन सिंबल के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया। अच्छा बुखारी साहब, हमारे साथ इसी प्रोग्राम में रऊफ़ हसन साहब भी थे और उनका ये कहना है कि गो के उनको एतमाद है इन आज़ाद उम्मीदवारों पर जिनकी हिमायत कर रही है तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है उन्होंने ये फील्ड किए हैं कैंडिडेट्स, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि जब वो जीत जाएंगे तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ दोनों ये मंडियां लगाएंगे उनको ख़रीदने की। नहीं, ये तो एक इल्ज़ाम है, मंडियां लगाएंगे, मंडी तो ऐसे नहीं लगती, लेकिन जो जमात अपने लिए इंतखाबी निशान हासिल नहीं कर सकी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवा सकी, कानूनी तकाज़े पूरे नहीं कर सकी, अपनी कोताहियों का, अपनी नाकामियों का किसी और को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, और आइनी तौर पे जो लोग आज़ाद मुंतखब हो रहे हैं उन पे तो कोई कदगन नहीं है कि वो किसी सियासी जमात में नहीं जा सकते। कानून का तकाजा ये है कि उनका नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर उन्होंने अनाउंस करना है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे।
उसका लिए ये है कि वो जब ज्वाइन करेंगे तो वो उनका जो रिज़र्व सीट्स हैं उन पे उनका असर होगा। नंबर ऑफ़ सीट्स तब बढ़ सकेंगी किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर ये ज्वाइन करते हैं तो आइनी तौर पे तो कोई पाबंदी नहीं है कि वो आज़ाद मुंतखब हों और किसी सियासी जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सियासी जमात जो हुकूमत बनाना चाहेगी जी तो हर सियासी जमात जो हुकूमत बनाना चाहेगी और वो 169 का नंबर पूरा करनी चाहेगी वो कोलिशन में भी जाएगी और आज़ाद लोगों से रजू करेगी। और आज़ाद लोग माजी में सियासी जमातों में शामिल नहीं होते रहे। सही, तो इसीलिए पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार ये कहते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल करके हुकूमत बनाएंगे। बिलाशुबा जब हमारे पास अगर नंबर 169 का नहीं है और अगर आज़ाद उम्मीदवार नुमाइंदे मौजूद हैं मुंतखब तो उनसे रुजू करने में कोई कदगन है, कोई जुर्म है, कोई गुनाह है? नहीं, बिल्कुल सही है। जाहिर है कि ये तो आप आईनी तौर पर कर सकते हैं क्योंकि जाहिर है वो तो फ्लोर क्रॉसिंग में भी नहीं आएगा जब हैसियत के अंदर लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे ये जो पूरी सिचुएशन बनी है इस पर हमारे तज्जिया निगार क्या कहते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट वन। वेलकम बैक। अब जो ये पूरी सूरत हाल है जो आज हमारा मौजूद बहस है इस पर तज्जिया करवाते हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार आमिर ज़िया साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो बुशरा बीबी को मुंतकिल किया गया अडियाला जेल के बजाय बनीगाला को सब जेल करार दिया गया, आमिर आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इसका मतलब हम ये समझें कि मुक्तदरा में और इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो हैं वो अब दरवाजे खुलना शुरू हुए हैं? मैं नहीं समझता कि इस डेवलपमेंट को आप जो है इस तरह से देखें कि इसमें दरवाजे खुलने लगे हैं या जो है इस्टेब्लिशमेंट का रवैया जो है वो नरम हो गया है। बात यह है कि जो अभी तक के इशारे हैं कि 9 मई के वाकयात और इससे पहले जो कुछ इमरान खान साहब पे तनकीद रही कि जिस तरह से उन्होंने इदारों के ऊपर तनकीद की और उसके बाद फिर 9 मई का वाकया हुआ, उसके बाद भी जो कुछ हुआ, तो मैं नहीं समझता कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो इदारे हैं वो इस चीज को फिलहाल माफ करने के लिए तैयार हैं। और उसके नतीजे में हमने देखा कि पीटीआई के पास से बल्ला चला गया, उनके जो चेयरमैन हैं उनको 2 केसेस में मुतवातिर, एक में 10 साल की कैद हुई, दूसरे में 14 साल की कैद हुई और दूसरे केस में जो है उसमें उनकी बेगम को भी जो अहलिया हैं उनको भी जो है 14 साल की कैद हुई। तो यहाँ तक तो आपको स्टैंड बहुत सख्त नजर आता है कि जो सियासी उनके लिए जमीन है वो तंग से तंग होती चली जा रही है। अच्छा, लेकिन हमारे मुल्क में एक और बात भी है कि खवातीन के साथ, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए कि उनका हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट हो बुशरा बीबी साहिबा का इमरान खान को सपोर्ट करने में, लेकिन है तो गैर सियासी शख्सियत, तो उसमें अगर आप घर में मुक़य्यद कर देते हैं, और हमारे यहाँ पहली मरतबा नहीं हो रहा कि आप अचंभे की बात है, हमारे यहाँ बहुत सारे एक रिवायत रही है सियासतदानों को जो है घरों में नजरबंद करने की, उनको एक घर को सब जेल करार देने की, अस्पताल को सब जेल करार देने की। और यहाँ तक हुआ, आपको याद होगा नादिया कि नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर चले गए थे, ठीक है ना, हालांकि वो कन्विक्टेड थे, कैद थे। तो हमारे यहाँ जो है इन चीजों के ऊपर लेकिन आमिर, जिस तरह नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, बाद में ये सब कुछ आया कि उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने बाकायदा तौर पर ये सारी मामलात जो हैं वो तय किए थे। लेकिन जब आप कहते हैं कि इस वक्त तक जो हालात और वाक़यात हमारे सामने हैं जिसमें सियासी ज़मीन एक तरह से तंग कर दी गई है, इमरान खान हो या उनकी जमात हो, लेकिन फिर ये एक बड़े रिलीफ में इसका शुमार किया जाएगा। एक तरफ 9 मई के वाक़यात के बाद और इंतखाबी निशान छीने जाने के बाद 14 साल की सज़ा कैद बामुशक्कत, तो ये तो बड़ा रिलीफ है। तो फिर चलें, अगर हम ये कहें कि मुक्तदरा और इनके दरमियान जो है इमरान खान हो या बुशरा बीबी हो, किसी किस्म की कोई नरमगोशा नहीं, कोई रवाबित नहीं, कोई खिड़की नहीं खुली, कोई दरवाजे नहीं खुले, तो आपके ख्याल में निगरान हुकूमत ने ये फैसला किया है? फिर जो भी फैसला हुआ होगा उसमें जो हमारे आला तरीन जो इदारे हैं वो शामिल होंगे, उनकी मर्जी और मंशा के बगैर तो ज़ाहिर है कि इस तरह की चीजें नहीं हुई होंगी। लेकिन हमारे यहाँ बहुत खुद जो होते हैं ना, ऑटो के ऊपर आप बिनाइन व्यू ले लेते हैं बहुत सारी चीजों का, और उसमें आप कहते हैं कि जी हमने इस हद तक धकेल दिया, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक उसकी अपनी अवेयरनेस होगी। इसको मैं फिर भी कहूंगा, देखिए असल चीज होती है इंडिकेशन की, अगर डील हो रही हो, जब आप बिल्कुल उनके लिए सियासी, देखिए इमरान खान के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उनके लिए जरूरी उनकी अपनी सियासत है। सियासत के दरवाजे बंद हो गए, उनकी पार्टी ना कैंपेन कर पा रही है, ना उनकी पार्टी के पास इंतखाबी निशान है
ठीक है ना, वो 4 लोग जहां जमा होते हैं उन पर क्रैक डाउन हो जाता है, तो मतलब सियासी स्पेस नहीं मिल रही है। अब उसमें अगर आप लोग, जाहिर है कि उनके जो मुखालफिन है उस चीज को प्रोपेगेंडा कर सकते हैं कि जी, और ये प्रोपेगेंडा जो है सिर्फ ये पीटीआई के खिलाफ ही नहीं होगा, एक तरह के आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी एक ये बयानिया बनाया जा सकता है कि जी देखें जी रिलीफ दे रहे हैं और उन्होंने इतने बड़े बड़े मतलब है बकौल शख्स जराइम का मुबैना तौर पर इर्तिकाब किया और फला फला काम किया, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। तो ये इट कट बोथ वेज, जहाँ पे उनको अंडरमाइन कर रहा है मतलब है पीटीआई की जी डील हो गई है, उस वक्त हमारे इदारों को भी करे कि इदारे फिर डील कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो मेरे ख्याल में इदारों को जो चीज सूट करती है वो ये करती है कि जी उनकी न्यूट्रलिटी है और वो जो भी कर रहे हैं आईन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अच्छा। अगर आईन और कानून के हिसाब से नहीं कर रहे और कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी, तो फिर तनकीद बननी चाहिए कि जी क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। ये चीजें अगर अंडर द लॉ है और उससे कोई हमें विजिबल फायदा उनकी सियासत को होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि सियासत पे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप भी जानते हैं आमिर कि जो कुछ अभी तक रिपोर्ट हुआ है, जाहिर है कि अपनी अहलिया के बारे में होना भी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आप इमोशनल हैं, टची हैं, वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी किस्म की सख्ती आए। और शायद ये वजह है कि सब ये समझते हैं कि किसी किस्म की कोई जो है ये बड़ा रिलीफ जो है वो एक डील के तहत किया गया है, क्योंकि तनकीद ये भी है ना कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, इसके अलावा जो सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं और दीगर ख़वातीन तहरीक इंसाफ की जेल में हों और बार बार रिहाई के बाद गिरफ्तार कर ली जाएं, लेकिन बेगम साहिबा को जो है वो सब जेल में जो उनका घर है उसे करार दे दिया जाए। तनकीद तो होगी, बिल्कुल तनकीद होगी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसके ऊपर अगर फर्ज करें कि ये डील का हिस्सा है, तब तो फिर तो बहुत ज्यादा फुल्का उड़ेगा ना उनकी पूरी सियासत का कि जी जैसे कि आपने फरमाया यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको मतलब एक बड़ा मर्द है, दीगर उनके और दोस्त उनकी पार्टी की खवातीन का वो है ना, उससे तो चीजों में वेज पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात जैसे एक बयानिया ये आ रहा है कि वो तो खुद गई थी, अडियाला जेल गई थी, इसलिए गई थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। मैं फिर कहूँगा कि हमें असल जो है ना, हम लोग फंस जाते हैं, ये सब टेक्स्ट हैं जो तारीख में कल को जाके नॉन इश्यूज होंगे, कहते हैं ना फुट नोट ऑफ हिस्ट्री होंगे ये कि जी सब जेल में करार दे दिया गया, फला दे दिया गया, ये सिंबल के खाने को फला चीज मिल गई, मुर्गी मिल गई, खाने को बकरा मिल गया, चीजें मामूली हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात असल इशू ये है कि जो ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट है, ब्रॉडर लड़ाई है, मैदान जंग, हम देखते हैं कि वहां पर पीटीआई ने 9 मई को जो कुछ किया, उसके बाद हमारे इदारों में और उनके साथ जो भी सिविलियन इदारे हैं पहुंच के नहीं, उन्होंने वो समझते हैं कि जी ये चीज बहुत ही खतरनाक हुई है और हमारे यहाँ इसकी कभी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सही। और इसलिए जो है मैदान को तंग होना चाहिए और ऐसी सियासी जमात को उसमें, अब आपको आप बहस कर सकती है नादिया कि जो लोग उसमें मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई और जिन्होंने नहीं किया उनको आप आजादी दें, ये कोई बयानिया लेकर आ सकता है। लेकिन जो अभी तक अमूमी रवैया लगाए हैं हमें, उसमें तो कि आपको 1 इंच 1 सेंटीमीटर की जगह नहीं दी जा रही। और उसमें अगर ये चीज होगी तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ कि मामूली है। जैसे मेरे लिए है कि जी आज खाने में क्या उनको सर्व कर दिया, एक दिन हो सकता है कि दाल दे दी, ये यकीनन मामूली है, लेकिन शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है कि एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो आपने कहा कि जो तहरीक इंसाफ के लिए जानबूझकर किया जा रहा हो, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि अगर ये समझा जा रहा है कि ये डील के तहत है तो कोई डील नहीं हुई, आप बेशक हमको वापस अडियाला जेल जो है वो भेज दें। जरा सा आगे मेरा आखिरी बस मैं जुमला कहूंगा, देखें ये सिर्फ पीटीआई के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट भी प्रोपेगेंडा है। राइट। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप तो आप ये साबित करने पे तुले हुए लोग कि बड़ी मिकीवेलियन किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है ये। हम तो अपने इदारों से तवक्को रखते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ, आइन कानून के मुताबिक नहीं चल रहे होंगे ना, कि किसी को सजा दे रहे होंगे उसको वाकई उसने ये किया होगा तो किया होगा, लेकिन अगर वो इस तरह से रिलीफ दे रहे हैं फिर तो मतलब है फिर तो उधर भी तनकीद बनती है, अगर इसको आप रिलीफ कह रही हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्जिया नगार और सहाफ़ी। आमिर ये बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी देखें कि जब वो अपनी इलेक्शन मुहिम में है, वो बारहा अब तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि ये जो शक्ल है इस वक्त जमात की, तहरीक इंसाफ की, चाहे वो बैरिस्टर गौहर का भी उन्होंने नाम लिया और दीगर जो वकला हैं, वो कहते हैं ये सब प्लांटेड हैं, ये जमात वो जमात नहीं। जाहिर है कि वो अपने इंतखाबी मुहिम में इमरान खान साहब के वोटर्स अपनी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन वो कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं, और ये सिर्फ वाहिद बिलावल नहीं कह रहे, दीगर आपने देखा कि चंद सहाफ़ी भी ये कहते हैं, बहुत आवाज़ें ये उठी हैं। आप समझते हैं कि ये एक्चुअली अब पार्टी जो है वो इमरान खान साहब के हाथ से निकल चुकी है
और जितने भी लोग अब इसको चला रहे हैं वो कोई और ही हैं। कि एक बात बिल्कुल तय होती है कि जब आपका जो है लीडर जो कि बहुत ही ओवर पावरिंग हो, वो अगर जेल में है तो फिर बहुत सारी चीजें इम्कानात होते हैं। जब वो जेल से बाहर भी थे, जब मतलब है कि अभी ना सजा हुई थी ना कुछ हुआ था, तब भी हमने देखा कि गोल के गोल जो थे पीटीआई के लोगों के निकल के जा रहे थे। सही 9 मई के वाकयात के बाद उन्होंने जो है अपनी वफादारियां बदली, कुछ ने सियासत छोड़ दी, कुछ ने पार्टी तब्दील कर ली। तो ये चीजें हुई हैं हमारे यहाँ। और उसमें ये बिल्कुल हो सकता है कि जनाब जब लीडर जेल में है तो ऐसे लोग जो हैं, अब ये दिलों का हाल तो अल्लाह मियां जानते हैं, उसके मुतालिक जब वो अमल से कहते हैं पार्टी को बिट्रे करेंगे, लीडर को बिट्रे करेंगे बकौल आपके, तो फिर हम कह सकेंगे। लेकिन अभी तो आप एक मफरूजा एक है कि जी ये लोग जो हैं ये कल को ये चीज करेंगे। अच्छा, क्योंकि मैं सहाफी हूँ और मैं जरा से इस मामले में कंजर्वेटिव हूँ, जब तक हो ना जाए मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। जब तक या तो मेरे पास हो कि जी उन्होंने XYZ ने बिट्रे कर दिया या वो करेंगे, कबल वक्त होता कुछ ने तो कर दिया ना, कुछ ने तो कर दिया ना। आमिर, आपने देखा कि सेनेटर अब्रो जो है किस तरह से चले गए, फिदा हुसैन चले गए। ये मामला तो हमारे सामने हैं और फिर जाहिर है कि जिस किस्म की सियासी जमातें हैं, जो बोलियां लगती हैं, वो भी सबके सामने हैं। मैं यही अर्ज करूं कि जो होगा वो छुपी नहीं रहेगी बात ना, कि मैं और उसका मैं इम्कान को खारिज वो नहीं करता कि खारिज इम्कान है ये चीज की नहीं होगा। राइट। बात ये कि अब कल को ये इलेक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग लड़ रहे हैं, आजाद लड़ रहे हैं। आजाद हमें पता है कि फिर पार्टी के उसका पाबंद नहीं होता, वो जो उसका जब्त होता है। बिल्कुल। तो कल को वो लोग पीटीआई की हमदर्दी पे उन्होंने वोट लिए, कल को जाके बैठ जाएं, रिजाइन कर दें, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, कोई ऐसा ग्रुप बना लें, ऐसा ग्रुपिंग कर लें कि जो इमरान खान की बात ना मानता हो। तो ये तमाम इम्कानात हैं, लेकिन जब तक ये हो नहीं जाता, हाँ कयास आराई हम कर रहे हैं और उसके अंदर ये बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि अभी हो सकता है कि अभी बिल्कुल 100% साथ हो, लेकिन उसके बाद वो देखें कि जी फलां शख्स की जो मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ मेरी बात नहीं मान रहे और इसका खमियाजा बवाल मुझ पे गिरेगा। राइट। कल वो अपने आप को बदल दें। आदमी का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है सियासत में। सही। एक आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। आमिर, जो बार बार कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वापस आए हैं, जाहिर है जिस फैन फेयर से वो आए, जो कुछ हुआ वो सारे हालात और वाकयात आपके सामने हैं, और उनके मुखालफीन यानी पीपल्स पार्टी उन पर मुस्तकिल लाडला प्लस के इल्ज़ाम भी लगाते हैं। आप समझते हैं कि 8 फरवरी जाहिर है शुड बी ऑल्सो द डिसाइडिंग पॉइंट एज टू हु इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड हु इज गोइंग टू मेक द गवर्नमेंट, लेकिन ये जो अग्रीमेंट है ये अभी हैंगिंग इन बैलेंस है, इसका फैसला शायद 8 फरवरी के बाद किया जाएगा। आप ऐसा देख रहे हैं? देखिए, अभी जो लोगों को नजर आ रहा है वो सब जो है वो नवाज शरीफ साहब ही का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो लोग सब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, मतलब खबर के पीछे जाके देख रहे हैं, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब इंतखाबात हो जाएंगे पता चलेगा जी पीपल्स पार्टी की कितनी नशिस्तें आती हैं, नून लीग की कितनी आती है, IPP की, फिर उसमें होगा कि कौन सी पार्टी, क्या PMLN लेड गवर्नमेंट होगी, PMLN को सादा अक्सरियत होती है, PMLN को सहारे की जरूरत होती है, सादा अक्सरियत भी हासिल करने के लिए उस पर डिटरमिन करेगा। और उसमें आप देखिएगा कि हर जो पार्टी है ना सिर्फ अपना हिस्सा मांगेगी, बल्कि वो जैसे कि पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह इशारा दिया है कि वो नवाज शरीफ उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हंग पार्लियामेंट आती है तो हो सकता है कि जनाब नवाज शरीफ उसमें ना हो, मतलब नवाज शरीफ जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर ना हो, क्योंकि वो भी ये सोचेंगे कि SIFC जैसे इदारा है, और SIFC का मैं किरदार देख रहा हूँ इलेक्शन के बाद, बहुत ही अहम किरदार है, उसने मईशत को स्टेबलाइज करने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। नवाज शरीफ खुद जो है वो इस तरह के सियासतदान है कि जो डाइल्यूट नहीं करते अपनी पावर को, ठीक है ना, तो वो उनके लिए काबिल कबूल बहुत सारी चीजें हो सकता है कि ना हो, उसकी जगह कोई ऐसा रहनुमा है कि जो सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार हो, कि वो उसमें वो शहबाज भी हो सकते हैं, वो कोई और भी शख्सियत हो सकती है, मुझे नहीं पता। ये तो नून लीग को फैसला करना है, उन लोगों को करना है कि वो किसके सर पे हुमा बिठाते हैं इक़्तिदार की। लेकिन अभी गेम बहुत ज्यादा ओपन है और बहुत सारी चीजें तब्दील होंगी आने वाले 6 दिनों में, 7 दिनों में, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। भाई अगर फर्ज तो जिस तरह का गेम है आमिर, जिस तरह का गेम है, आपने कहा ना ओपन है, इसका मतलब जो इस गेम का अंपायर है उसने जो अपने इस गेम के उसूल हैं वो अभी जिसे कहते हैं ना हार्ड एंड फास्ट नहीं रखे हुए। एक जुमला मुझे कहने दे क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है। देखिए, सिर्फ एम्पायर की बात नहीं हो रही, खिलाड़ियों की भी बात हो रही है। खिलाड़ियों में पीपल्स पार्टी इज अ प्लेयर, आजाद उम्मीदवार जो है वो प्लेयर होंगे, IPP प्लेयर होगा, MQM प्लेयर होगा। MQM बड़ी नाराज है पीपल्स पार्टी से, मुझे नहीं पता कल को मान जाए। इस मुल्क की सियासत में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें अभी सब लग रहा है कि जी हर चीज जो है वो नवाज शरीफ साहब के हक में जा रही है,
और नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी जो है वही मतलब है कि जो होंगे उनके, वो कोई चीफ मिनिस्टर बना रहा होता है, उनको कोई वजीर आजम बना रहा होता है। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कौन कहाँ पे खड़ा है, और इसमें क्रूशियल रोल जो होगा आजाद उम्मीदवारों का होगा। कल को हो सकता है कि एन ब्लॉक वो कहे नहीं जी, वो कहते हैं हुब्बेली में नहीं बुग़्ज़ माविया में, कि जनाब नहीं, हम नवाज शरीफ साहब को नहीं, हम फलां को सपोर्ट करते हैं, बिलावल को सपोर्ट कर देते हैं। आप ये रूल आउट नहीं कर सकते। गेम चेंजर आजाद उम्मीदवार हो सकते हैं अगर सादा अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया, वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।